नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने कमोडिटी मार्केट के बारे में अच्छे से चर्चा कर ली थी, आज उसके आगे देख लेते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कमोडिटी मार्केट के आगे डेरिवेटिव्स के बारे में। देखो, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कई बार आपको परेशान कर सकती है, जैसे डेरिवेटिव्स हो गई, हेजिंग करके हो गई, एक आर्बिट्रेज करके हो गई। इनके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए। तो इसी में से एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है डेरिवेटिव्स। अंग्रेजी और हिंदी डेरिवेटिव से याद रख लेना। अच्छा, डेरिवेटिव्स में एक शब्द है डिराइव, कि भैया जैसे हमने कोई फार्मूला से या कोई फार्मूला किसी थ्योरम से डिराइव किया तो हम बोलते नहीं कि भैया यहाँ से डिराइव करके लेके आए। कई बार क्या होता है, जैसे कि पिताजी बोलते हैं ना कि किसी का बच्चा होता है तो काफ़ी बढ़िया, अगर पढ़ाई लिखाई में बढ़िया हो या कोई पहलवान हो, उसके पिताजी भी पहलवान और बेटा भी पहलवान हो, तो कई बार कहते हैं ना साहब देखो पिताजी से डिराइव लेके आया है, तो मतलब जो बच्चा है पिताजी से सीख के आया, पिताजी पहलवान तो बेटा भी पहलवान। तो जो डिराइव हो रही है कहाँ से हो रही है, पिताजी की तरफ से हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेशन बोलते हैं। जैसे आप मैथ में सुनते हैं ना डेरिवेशन, वही मूल संकल्पना इसके अंतर्गत होती है। अब ये डिराइव और डेरिवेटिव को समझ लो, इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और ये मैं आपको परिभाषा समझा देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखो, डेरिवेशन में मैं जो आपसे बात करूंगा, ये बात करूंगा शेयर बाजार से संबंधित, और ये डेरिवेशन बेसिकली कमोडिटी मार्केट में बहुत यूज़ में लिया जाता है। अब ये जो डेरिवेशन है, इसमें एक टर्म आता है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध। मतलब कोई ना कोई दो पक्षों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके माध्यम से वो व्यापार करते हैं। समझ गए। अब एक बार इस व्यापार के बारे में और देख लेते हैं। देखो, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। ये एक ऐसा अनुबंध है, मतलब इसका डेरिवेटिव से तात्पर्य ऐसे अनुबंध से है जिसका भाव अंतर्निहित परिसंपत्तियां, मतलब कि अंडरलाइंग एसेट से प्राप्त किया जाता है अथवा उन पर निर्भर होता है। इसमें देखो दो टर्म समझने की बात है। एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझनी पड़ेगी, अंतर्निहित परिसंपत्तियां क्या होती है, अंडरलाइंग एसेट क्या होती है। देखो अंडरलाइंग एसेट क्या होती है, जैसे सपोज करो आलू, इस आलू से हम क्या बनाते हैं साहब, समोसा बनाते हैं। समझ गए। एक काम और हम करते हैं, दूध, और इस दूध से ही क्या बनाते हैं, मिठाई या मावा बनाते हैं। समझ गए। अब मुझे बताओ, ये जो आलू है ना, और इससे हमने डिराइव करके क्या काम में लिया है, समोसा काम में लिया है। तो इस समोसा के लिए अंतर्निहित संपत्ति क्या कहलाएगी, इसकी अंडरलाइंग जो एसेट कहलाएगी वो ये वाली कहलाएगी। अंतर्निहित संपत्ति समोसा की क्या है, आलू है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, अगर इस आलू के दाम बढ़ेंगे तो क्या हमारे समोसे के दाम भी बढ़ेंगे क्या, बिल्कुल बढ़ेंगे। अगर इस आलू के दाम घटेंगे तो ये समोसे के दाम भी घटेंगे क्या, बिल्कुल घटेंगे, क्योंकि ये समोसे के पीछे जो अंडरलाइंग एसेट का काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, आलू काम कर रहा है। इसी तरीके से दूध है, दूध से हमने बनाया मावा, लेकिन इस मावा के पीछे जो अंतर्निहित परिसंपत्ति काम कौन कर रही है, दूध कर रही है। बाजार में दूध के भाव बढ़ेंगे या कम होंगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इससे बनने वाले प्रोडक्ट पे पड़ेगा। समझ गए। अब जैसे इससे पनीर बन रहा है तो पनीर पर भी प्रभाव पड़ेगा। दूध महंगा या कम हो रहा है तो उससे जो आपके घर में घी आता है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। स्पष्ट बात है ना। और ये डिराइव कहाँ से हो रहा है, दूध से हो रहा है। तो अब एक बार दोबारा से डेफिनेशन देखो, ऐसा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट से है जिसका भाव अंतर्निहित परिसंपत्ति से प्राप्त किया जाता है अथवा उन पर निर्भर होता है। मतलब कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि साहब हम समोसा बेचेंगे, और ये जितने भी डेरिवेटिव्स के काम होते हैं सामान्यतः फ्यूचर ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में होते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग हमने देखा वायदा कारोबार, जो भविष्य में हम जो कारोबार करते हैं उस पर निहित होता है। मतलब कि हमने आज ही तय कर दिया कि जो समोसा है ना भैया, अगर हमें लगता है कि आलू की फसल कम हुई तो समोसे में जो आलू डलेगा उसके दाम बढ़ जाएंगे, मतलब समोसा महंगा हो जाएगा। तो हमने समोसे में जो निवेश किया है, समोसे में हमने इन्वेस्ट किया, तो उसके अंतर्गत हम जानते थे कि भैया समोसे के दाम बढ़ने वाले हैं और अभी समोसे के दाम कम हैं, तो एक काम करो अभी समोसे में आप खरीद लो, है ना। अब उसके क्या, आप सिक्योरिटीज़ खरीद लो। समझ गए ना। कमोडिटी मार्केट में आप सभी जानते हैं, कमोडिटी मार्केट में आप एज ए प्रोडक्ट तो लेन देन करते नहीं है, ये तो सारा जो वर्चुअल ट्रांसफ़र चलता है आपका।
तो हमने क्या किया, 1000 समोसे अभी खरीद लिए, जब आलू की फसल गड़बड़ निकल के आई तो हमारे समोसों के दाम बढ़ गए, तो हमने समोसे बढ़े हुए दाम में क्या हो गया, बेच दी। ये डेरिवेटिव्स एक तरीके से कहलाता है, समझ गए। और ये अनुबंध कब हो जाता है, जब आलू के दाम मतलब 2 माह पूर्व 3 माह पूर्व भी आप एक अनुबंध कर लेते हैं, पुनः बोल लेते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक ऐसा अनुबंध से है जिसका बहाव अंतर्निहित परिसंपत्तियों पर निर्भर करता है, समझ गए ना, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको फाइनेंशियल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ये एक स्टॉक है और ये हम कर लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी तो आप सब जानते होंगे। देखो साहब, स्टॉक का देखो, कोई स्टॉक था, समझ गए। जैसे सपोज करो विकास जी की कंपनी का कोई स्टॉक है जो मार्कर बनाते हैं, समझ गए, ये मार्कर ही बनाते हैं। अब इस मार्कर के जो वर्तमान में प्राइस हैं, हमने देखा कि ये कंपनी एक्सपांशन करेगी और इसमें सुधार कर रही है, तो हमें मालूम पड़ गया कि स्टॉक से जो हम डिराइव करके प्राइस भविष्य के लिए तय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिराइव किससे कर रहे हैं, इस स्टॉक से कर रहे हैं मार्कर के। और डिराइव क्या कर रहे हैं कि भविष्य में क्या करेंगे, हम इसका व्यापार करेंगे, ध्यान रखना। और ये डिराइव किससे हो रहा है, इस स्टॉक की प्राइस से हो रहा है, समझ गए। तो हम क्या करते हैं भैया, आज यदि इस स्टॉक की प्राइस 10 रुपये है, तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव्स मतलब भविष्य में व्यापार करने के लिए अनुबंध कर दिया कि साहब 12 रुपये हमने बेचेंगे इसको, सपोज करो सेल करेंगे, या हमने 10 रुपये में अभी खरीद के भविष्य में अनुबंध कर दिया कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद हम कितने में बेचेंगे, 12 महीने में बेचेंगे, ये अनुबंध हो गया। अच्छा, लेकिन ये 12 रुपये से कम रेट निकल के आई, सपोज करो हमारे मार्कर में कोई दिक्कत आ गई और ये 10 रुपये की जगह 8 रुपये इसका शेयर रह गया 2 महीने बाद, तो क्या होगा, 2 महीने बाद के हमने डेरिवेटिव्स ले रखे थे 12 रुपये का, तो इसमें हमें घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा कि शेयर तो रह गए इसके, डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग कर रहे थे हम फ्यूचर में, वो तो कितने का रह गया, 8 रुपये का, जबकि हमने तय किया था कि हम इसको 12 रुपये में सेल करेंगे, तो हमें कितने में बेचनी पड़ेगी साहब, 8 रुपये में बेचनी पड़ेगी। हाँ, यदि एक सिनेरियो और हो गया, 2 महीने बाद हमारे मार्कर की रेट 14 रुपये हो गई, क्या हो गई, 14 रुपये हो गई, समझ गए। तो भी इसको तो लाभ है ना, 2 रुपये का तो इसको लाभ ही है कि साहब मैंने तो 12 रुपये में बेचने की बात करी थी, तो 12 रुपये में बेच दिया इसने इसको इसके अंतर्गत लाभ हो गया। डेरिवेटिव ट्रेडिंग ऐसे ही चलती है। अब आपको इतना ही समझना है, नहीं तो स्टॉक मार्केट के अंदर झोल जाल में कतई नहीं फंसना है। जिसको तैयारी छोड़ के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या शेयर ट्रेडिंग वगैरह करनी है, स्टॉक मार्केट में काम धाम करना है, उनके लिए आगे सीखने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हम हमारा पर्याप्त इसमें समझ क्रिएट कर लेंगे। चलो, डेरिवेटिव्स के टाइप देख लीजिए, वही टाइप है जो हमने पहले देख रखे हैं। जैसे डेरिवेटिव के टाइप्स होते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और ये स्वैप, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड डेरिवेटिव। यदि फॉरवर्ड में व्यापार कर रहे हैं, जो कल हमने देखा था 2 पार्टीज आपस में बैठ के व्यापार कर लेती है। फ्यूचर में हमने देखा कि वायदा कारोबार, जो भविष्य में हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑप्शंस के अंतर्गत ट्रेडिंग करना और स्वैप के अंतर्गत ट्रेडिंग करना, इसको आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना देख लो भैया, ये आपको शब्द ध्यान में होने चाहिए, ये शब्द ध्यान में होने चाहिए भैया, किससे रिलेटेड हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप, समझ गए। अच्छा, एक भैया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है 1956, इसने क्या कर रखा है, इसके अंतर्गत जो कुछ मदें तय कर रखी हैं, जिसको बोल रखा है कि भाई ये डेरिवेटिव्स के रूप में काम करेंगी। अब उसमें फॉर एग्जांपल एक तो मुद्रा होती है, मुद्रा में आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसी स्टॉक होता है, ऐसी कमोडिटी होती है। स्टॉक का जैसे अभी हमने समझा, इन्फोसिस के कोई शेयर्स थे, उन शेयर्स के बेसिस पे हमने क्या कर ली, फ्यूचर ट्रेडिंग कर ली, समझ गए, उन शेयर्स के बेसिस पे करी। मतलब कि ये जो इन्फोसिस का शेयर था, इस शेयर पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर की। अब ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, इन्फोसिस के शेयर पे कर रहे हैं, मतलब डिराइव किससे कर रहे हैं, इन्फोसिस के शेयर्स पे कर रहे हैं। अब ये जो इन्फोसिस के शेयर्स बढ़ेंगे या कम होंगे, इसके दाम, इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपके इन डेरिवेटिव्स पे पड़ेगा, क्योंकि हम डिराइव किससे कर रहे हैं, इन्फोसिस के स्टॉक या इन्फोसिस के उस शेयर से हमने डिराइव किया है फ्यूचर ट्रेडिंग को, जिसको हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर डेरिवेटिव्स कहते हैं, समझ गए। तो स्टॉक में कर दिया। कमोडिटीज़ में जैसे हमने अभी देखा था, आलू देखा था, लेकिन आप दालें ले लीजिए, समझ गए। ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग आपकी पेट्रोल में भी होती है, समझ गए, कॉपर में भी, अन्य आइटमों में होती है। जो कमोडिटी हमने समझा था, उन सभी कमोडिटीज़ में डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स होती हैं। यहाँ तक स्पष्ट है। अब 2-3 शब्दावली हैं, उनको और देख लेते हैं। अगला टर्म देखो, हेजिंग। हेजिंग क्या होता है,
स्वयं को विभिन्न प्रकार के जोखिमों से उत्पन्न हानि से सुरक्षित करना हेजिंग कहलाता है। मतलब कोई विभिन्न प्रकार के कोई जोखिम आने वाले हैं, उन जोखिमों या से जो आपके हानि होगी, उस हानि से आपको जो सुरक्षा करेगा वही क्या कहलाता है? हेजिंग कहलाता है। देखो अंग्रेजी में कई बार एक वर्ड काम में आता है, हैज कर लेना। मैंने अपने आप को हैज कर लिया, सुरक्षित कर लिया, बचाव कर लिया। जैसे झाड़ी होती है ना, उसी को बोलते हैं कि भैया मैंने एक आगे झाड़ी लगा के अपने आप को बचाव कर लिया। कई बार क्या होता है कि जो जानवर शिकार करता है ना, तो जैसे खरगोश का कोई भेड़िया शिकार कर रहा है, लोमड़ी शिकार कर रही है, तो खरगोश भाग के किसी झाड़ी के अंदर छुप जाता है, नीचे दुबक जाता है, तो लोमड़ी या भेड़िया उसको पकड़ नहीं पाता, तो उसने अपने आप को क्या कर लिया? हैज कर लिया। तो शेयर मार्केट में भी एक वर्ड चलता है हैजिंग। ये सामान्यतः कमोडिटीज़ के लिए बेहद काम में आता है, अपने आप को आने वाले जोखिमों से सुरक्षित कर लेना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ही समझ में आएगा और इसका कोई तरीका नहीं है, वो देख लो। ये तो डेफिनेशन समझ में आ गया ना कि कोई जोखिम आ रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। देखो ये कैसे काम करता है। सामान्यतः ये टर्म इंश्योरेंस होता है ना, उसी के भांति काम करता है। LIC आपने सुना ही होगा, हम हमारा जो जीवन बीमा कराते हैं। अच्छा, सपोज़ करो आपने 1 लाख का बीमा कराया आपकी गाड़ी का, गाड़ी की बात कर लेते हैं। आपने अपनी मोटरसाइकिल का बीमा कराया 1 लाख रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए की आपकी गाड़ी है, तो आपका बीमा हुआ स्टार्टिंग में 5,000 रुपये का सपोज़ करो बीमा हुआ। अच्छा, 5,000 रुपये का आपने वार्षिक जो बीमा किया, उससे क्या लाभ हुआ? कल को भैया गाड़ी चोरी हो जाए, कोई टूट फूट हो जाए, या उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए थर्ड पार्टी का, तो भैया जो जोखिम से हमें हानि होगी, उस हानि से हमें सुरक्षा प्रदान कर देगा। क्या कर देगा? ये 5,000 रुपये का प्रीमियम जमा कराने से आने वाले जोखिमों से हमें क्या मिल जाती है? सुरक्षा मिल जाती है ना। सेम टर्म इंश्योरेंस का ही एग्जांपल हेजिंग में शेयर मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में हमें देखने को मिलता है। देखो कमोडिटीज मार्केट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो कैसे। एग्जांपल और ले लेते हैं, उनके माध्यम से समझ लेंगे कि भैया कि ये जो हेजिंग है, इसको और क्लियरिटी आ जाएगी हमारे ना। एक तो हो गया जैसे कॉपर, एक ले लेते हैं गोल्ड। जैसे कॉपर की बात करते हैं, सपोज़ करो मेरा क्या व्यवसाय है? मोटर बनाने का व्यवसाय है। मैं पानी की मोटर बनाता हूँ, है ना, और मेरे पास पानी की 1000 मोटर बनाने का ऑर्डर है। 1000 पानी की मोटर बनाने का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर पूरा करने में मुझे लगते हैं 3 माह लगते हैं। समझ गए? वर्तमान में मैंने ऑर्डर ले लिया, जैसे तुम्हारी दुकान है और तुमने बोला विकास जी 15 पानी की मोटर भेज देना, 1 महीने बाद भेज देना, एडवांस ले लो आप। वर्तमान में मैंने कीमत देखी भैया, कीमत 1000 रुपये के हिसाब से मैंने तुमसे 10 मोटर के 10,000 रुपये ले लिए, एडवांस में ले लिए। समझ गए? और मैंने आज की डेट में 1000 रुपये मैंने आपसे लिए। सपोज करो मेरी जो कॉस्टिंग आ रही थी वो तो 100 रुपये प्रति मोटर, मतलब जितना भी कॉपर मैं लगा रहा हूँ उसमें 1000 मोटर बनानी है। अभी मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है वो ये मानो 100 रुपये का कॉपर लगता है मेरी उस मोटर में। हाइपोथेटिकली एग्जांपल है, 100 रुपये का कॉपर मैं उस मोटर में लगाता हूँ और फिर आपको बेचता हूँ 1000 रुपये में, ये मान लो आप। तो भैया 100 रुपये के कॉपर के भाव तो अभी हैं, लेकिन सपोज करो इस कॉपर के भाव 10 दिन बाद 15 दिन बाद बढ़ जाएं, हाँ, कॉपर की सप्लाई बहुत कम हो जाए, तब क्या होगा? तब तो मेरी कॉस्टिंग तो बढ़ गई, और मैंने तो तुमसे भैया एडवांस ले रखा है, मैं तो तुम्हें 1000 मोटर का मैंने आप लोगों से ऑर्डर ले रखा है, अब मैं आपको कैसे दूंगा भैया? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो ये जो कमोडिटी मार्केट में हेजिंग आपको इस प्रकार के भाव बढ़ने और उतरने से बचाव करता है। कैसे? एक जैसे मैंने इंश्योरेंस लिया, 5,000 रुपये का प्रीमियम दिया, ऐसे ही कुछ प्रीमियम दे के मैं इतने बड़े हानि से बच सकता हूँ। जो मेरी कॉस्टिंग बढ़ रही है ना कॉपर के दाम बढ़ने से, उससे मैं बच सकता हूँ। मैंने क्या किया, जैसे प्रीमियम जमा कराया ना, ऐसे हेजिंग कर लेता हूँ मैं कि साहब मैंने कॉपर के 1000 किलो की हेजिंग कर ली, और उसके लिए मैंने प्रीमियम दे दिया, सपोज करो 2000 रुपये दे दिया, 3000 रुपये दे दिया हाइपोथेटिकली। उस प्रीमियम जमा कराने के बाद कल को कॉपर के दाम चाहे 150 रुपये हो जाए चाहे 200 रुपये हो जाए, मेरे को कॉपर की डिलीवरी जिस दाम पर होगी, जिस दाम पर मैंने उसको हैज कर रखा है। समझ गए? जब मैंने 100 रुपये था कॉपर का दाम, 100 रुपये पर केजी था, 100 रुपये जितना भी मैं लगाता हूँ कॉपर अपनी मोटर में, उस 100 रुपये जितना कॉपर का दाम जो आज के समय भाव था मार्केट में, उतना ही भाव मैंने क्या कर लिया? हैज कर लिया कि कल को यदि भाव बढ़ भी जाएंगे तो मुझे 1000 किलो 2000 किलो जितना भी कॉपर है वो इसी भाव पर मिलेगा। समझ गए? अच्छा, अगर कॉपर के भाव नहीं बढ़ते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं, ये प्रीमियम है वो अपना काम में ले लेंगे। जैसे भैया इंश्योरेंस में हम प्रीमियम जमा कराते हैं, समझ गए?
5,000 रुपये का क्या होता है, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गए इंश्योरेंस कंपनी के पास, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी हैजिंग तो कर लूँगा अपनी। और कमोडिटी मार्केट में तो दोस्तों सबसे ज़रूरी है हैजिंग करनी। गेहूं के भाव में भैया फसल हुई एकदम से, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। इनिशियली दिसंबर में देखा हमने, बड़ी अच्छी बारिश हुई, लोगों ने बोला अब की बार तो फसल बम्पर करेंगे, और खूब फसल उगा दी साहब उनने। अब किसान कैसे हेजिंग करेगा अपनी गेहूं की फसल के लिए? वो क्या करेगा, कमोडिटी मार्केट में अपने 1,000 बोरी 2,000 बोरी उनके अगेंस्ट में हैज करके रख लेगा, प्रीमियम लेके ले लेगा, मतलब इंश्योरेंस होता है ना, इस प्रकार से हैजिंग करके रख लेगा भावों का। क्यों? कल को बहुत तेज़ और बारिश हो गई और सारी फसल बर्बाद हो गई, या इस प्रकार का रोग लग गया कि सारी फसल या कुछ 30-40% फसल आपकी बर्बाद हो गई, तब आप क्या करोगे? तब ये हैजिंग ही आपका बचाव करेगी। क्या? हैजिंग ही बचाव करेगी आपका। समझ गए? भाव बढ़ने और घटने पर ये हैजिंग क्या करती है, हमें बचाव करती है। इसी तरीके से गोल्ड की बात कर लें। अब जैसे सपोज करो मैं एक ज्वेलर हूँ। क्या? मैं एक ज्वेलर हूँ और मैंने क्या किया, 100 किलो सोना आज के भाव से क्या कर लिया, ले लिया, खरीद लिया, समझ लिया, या मैंने बुक करा लिया। या यूँ मान लो कि भैया 100 किलो के मुझे सोने के जेवर बनाने, और ये मैंने आज के भाव से ऑर्डर ले लिया। जैसे मैंने इसमें ऑर्डर लिया था ना, ऐसे ऑर्डर ले लिया। शादी का महीना आने वाला था अगले महीने, 1 महीने बाद, और मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर थे, तो मैंने 100 किलो सोना बुक करा के काम में लेना स्टार्ट कर दिया। समझ गए? अब 100 किलो एक साथ तो लेके नहीं आया मैंने कहा भैया भाव जो चल रहा है इसमें ज़्यादा 10-12% का ऊपर नीचे होगा, और मैं भैया अपना काम चलाता रहूँगा। लेकिन हुआ क्या, इंटरनेशनल मार्केट में एकदम से इसके भाव बढ़ गए। सपोज करो ये 50,000 रुपये तोला सोना जो था, ये बढ़ के हो गया भैया 70,000 रुपये तोला सोना। अब भैया मैं तो एज दुकानदार ज्वेलर जो हूँ, मेरी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरी तो कॉस्टिंग बढ़ गई। लेकिन क्या होगा कि मैंने पहले ही हेजिंग कर ली, 50,000 के दाम पर मैं हेजिंग कर लूँगा, कुछ प्रीमियम जमा करा के कि साहब इसके दाम यदि बढ़ते हैं तो भी मुझे जो गोल्ड मिलेगा वो इसी दाम पर मिलेगा। समझ गए? और नहीं बढ़ते हैं तो जो प्रीमियम दिया है वो आप संभालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसी प्रकार से हैजिंग कर लेते हैं, किसमें? कमोडिटी मार्केट में। और कमोडिटी मार्केट में हैजिंग बहुत काम आती है। क्या? जो भी ट्रेडिंग करता है भैया कमोडिटी मार्केट में, मेरे हिसाब से तो उसको हैजिंग करनी ही करनी चाहिए। हैजिंग क्लियर समझ गए कि आपको सुरक्षा मिल जाती है भविष्य के जोखिमों से। ये डेफिनेशन याद रख लेना, है ना। ज़्यादा व्योमकेश बख्शी बनने की कतई आवश्यकता नहीं है, स्टॉक मार्केट में ब्रोकर बनने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए थी, जो आपको हो चुकी है, और उससे ज़्यादा ही हो चुकी है, निश्चिंत रहो। अच्छा, अगला एक शब्द आता है इसमें, आर्बिट्रेज, वो भी देख लेते हैं। अगली टर्म देखते हैं, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज की डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। विभिन्न विदेशी मुद्राओं को, ये सामान्यतः फॉरेन एक्सचेंज जो रेट्स होता है उनसे रिलेटेड होता है, ये मान के चलना। विभिन्न विदेशी मुद्राओं को एक साथ ही इस उद्देश्य से खरीदना और बेचना, क्या? खरीदना और बेचना, जिससे विश्व के विभिन्न बाजारों में विदेशी विनिमय दरों में पाए जाने वाले अंतर से लाभ उठाया जा सके। मतलब भैया हम क्या कर रहे हैं, एक सामान हमने कहीं से खरीदा और दूसरी जगह बेचा। और क्यों बेचा? क्योंकि देखो, जैसे जयपुर में आपने देखा, जयपुर में क्या सस्ता था, जयपुर में जैसे आपके गोल्ड है ना, या जयपुर में गोल्ड नहीं, आप कार देख लो, सिल्वर ले लो, सिल्वर नहीं, जयपुर में पन्ना ले लो। हमारे यहाँ पे पन्ने की बहुत बड़ी मंडी है ना। जयपुर में जो पन्ना है आपको यहाँ पर मिलता है, सपोज करो 100 रुपये में। कितने रुपए में? 100 रुपये में। लेकिन यही पन्ना आपको जब लखनऊ में, इसके भाव कितने हैं? 150 रुपये हैं। कितने हैं? 150 रुपये। मतलब एक बाज़ार में भाव तो 100 रुपये हैं और एक दूसरे बाज़ार में भाव कितने हैं? 150 रुपये हैं। तो आप क्या करोगे, ये पन्ना आपने यहाँ से ख़रीदा और लखनऊ में बेच दिया, तो 50 रुपये का आपने लाभ कमा लिया ना। और ये सारा कैसे होता है? ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है। समझ गए? अब इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं विदेशी विनिमय एक्सचेंज में। जयपुर की जगह कर देते हैं इसको भैया, ये तो कर दिया हमने पेरिस, अब पेरिस घूम लेते हैं, और ये कर दिया मैंने लंदन। समझ गए? अच्छा, पेरिस में मैंने देखा कि 1 पाउंड के बदले मुझे $2 मिलते हैं। कितने डॉलर मिलते हैं? $2 मिलते हैं। और लंदन में 1 पाउंड के बदले मुझे $2.5 मिलते हैं। समझ गए? यहाँ पर तो डॉलर के भाव 2 रुपये हैं और लंदन में भाव कितने हैं? $2.5 है। ये भी सारे डॉलर है। समझ गए? तो मैंने क्या किया, यहाँ से ख़रीदा और लंदन में जाके एक्सचेंज करके बेच दिया।
विदेशी विनिमय दरों में पाए जाने वाला अंतर, यही लाभ हो गया ना। मैंने यहाँ से ख़रीदा और यहाँ पर जाके एक्सचेंज कर दिया। अगर मैंने पेरिस से मैंने डॉलर ख़रीदा और जाके लंदन में मैंने इसको एक्सचेंज कराया तो मुझे कितने मिलेंगे, $2.5 मिलेंगे। और मैंने डॉलर ख़रीदा कितने का था, $2 का ख़रीदा था, मतलब $0.5 का मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। यही क्या कहलाता है, आपका आर्बिट्रेज कहलाता है। ये जो 0.5 मिला है ना आपको, यही आर्बिट्रेज है। क्या है, यही आर्बिट्रेज है। मतलब कि एक बाज़ार से लेके दूसरे बाज़ार में बेचने पर बीच में जो लाभ हुआ वही आपको आर्बिट्रेज कहलाता है। और इसी को हम फाइनेंशियल टर्म्स में आर्बिट्रेज कहते हैं। सामान्यतः यह विदेशी एक्सचेंज रेट्स के लिए काम में ली जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बार बताओ कि ये तो बड़ा अच्छा धंधा है साहब, यहाँ से ख़रीदा और यहाँ बेचा, जहाँ भी रेट ज़्यादा है ऑनलाइन बेच दो। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये जो आपकी जो रेट्स हैं, एक्सचेंज रेट हैं, ये बड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है ना, चेंज होती रहती है। हर घंटे में, दिन में 2 बार 3 बार आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। कई बार आपने क्या किया, सपोज करो $2 लिया, मतलब $1 का $2 लिया, लेकिन लंदन में आपने जब ट्रांजैक्शन करने लगे तो मालूम पड़ा भैया तो $1.5 ही रह गया ट्रांजैक्शन रेट इसका। एक्सचेंज जो रेट था, विनिमय दर जो थी लंदन में $1.5 ही रह गई, तो $50 का आपको नुकसान भी हो सकता है। समझ गए। लेकिन आर्बिट्रेज आप देख लो भैया, आर्बिट्रेज क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए। एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में जाके बेचना, ये बेसिकली आर्बिट्रेज होता है। और उसके मध्य से एक दामों का जो अंतर है, उससे जो आप लाभ कमाते हो वही बेसिकली आर्बिट्रेज कहलाता है। स्पष्ट है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। मैं जब आगे बढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यार वो इंडेक्स के बारे में भी चर्चा क्यों ना कर लें। सेंसेक्स के इंडेक्स के बारे में जो बातचीत होती रहती है कि आज इंडेक्स बढ़ गया, घट गया, कुछ उसके बारे में बातचीत करना तो ज़रूरी है। देखो, इंडेक्स के बारे में कुछ समझ लेते हैं। इंडेक्स में क्या आप क्या देखते हो, 30,000 भाव बढ़ गए, 25,000 कम हो गए। और इंडेक्सेस जैसे किसी शेयर्स के इंडेक्स देख रहे हो आप, तो सपोज करो आप स्टील के शेयर देख रहे हो कि सेल के शेयर्स के क्या भाव है, जिंदल स्टील के क्या भाव है, टाटा स्टील के क्या भाव है। एक आपने स्क्रिप्ट देखी सारी स्टील्स के, मतलब आंकड़े देखे आप, जिसके माध्यम से आप क्या बता सकते हो भैया इन आंकड़ों से कि किसी शेयर्स की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, किसी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। समझ गए। मतलब इंडेक्स आंकड़ों की समझ पैदा करता है हम इन्वेस्टर्स की, और इन आंकड़ों के माध्यम से हम ये तय कर लेते हैं भैया कि बाजार किस दिशा में जा रहा है और कंपनी किस दिशा में जा रही है। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना, हमेशा जो इंडेक्स होता है ना, ये कोई ना कोई टाइम फ्रेम को लेके चलता है, कोई ना कोई टाइम फ्रेम को लेके चलता है। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे कि हम बताते हैं कि कभी कि साहब निफ्टी में 10% का उछाल आ गया, 1% की ग्रोथ ले ली, 1% की ड्रिप ले ली। ये जो उतार और चढ़ाव है, ये जो पर्टिकुलर किसी डेट की हम जैसे सपोज करो आज 30,000 का भाव था, 30,000 का बेसिकली इंडेक्स था निफ्टी का, तो कल 31,000 हो गया तो हमने बोला, या 33,000 हो गया तो हमने क्या बोला, 10% का इसमें उछाल आ गया। लेकिन ये 30,000 जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी आधार से तो लेके चले होंगे। ये 30,000 क्या एक से बन गए क्या, बने कैसे ये? इसके लिए ध्यान करना कि ये हमेशा कोई ना कोई निश्चित समय अवधि को लेके ही चलता है इंडेक्स, ऐसे ही नहीं चलता। दूसरा, इस निश्चित समय अवधि में इसके मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को ये हमें बताता है। कौन? इंडेक्स हमें बताता है। अब ध्यान करना, यहाँ पर एक बेस पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं आधार अवधि। क्या बोलते हैं? आधार अवधि। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं निफ्टी की बात करूँ तो जो 1995 में जब हमने निफ्टी स्टार्ट किया था, उस समय एक आधार पॉइंट लेके हम चले थे 1000। क्या? 1000। और यदि मैं आज की बात करूं तो मैं देखता हूं भैया निफ्टी जैसे सपोज करो 30,000 पे चल रहा है, तो आपने देखा कि भैया 1000 पे हमने हमारी इंडस्ट्री का आकलन करके सूचकांकों में एक आधार तय किया था, और आज हम कितनी ग्रोथ देखते हैं, 1000 से हमारा मार्केट पहुंच गया 30,000 पे पहुंच गया। और बिना इस आधार के, बिना इस समय अवधि के आप इंडेक्सेस में पहली बात तो बिना समय अवधि के इंडेक्स बनेगा ही नहीं, बिना आधार अवधि के इंडेक्स बनेगा नहीं। और क्यों नहीं बनेगा? अरे भैया अगर कोई समय अवधि नहीं हो, कोई आधार नहीं हो, तो आप इवेल्युएट कैसे करोगे किसी भी कंपनी का शेयर, कैसे करोगे? तो इसके लिए बहुत आवश्यक है। और ये क्या काम करता है? सबसे बढ़िया लाभ क्या होता है इस इंडेक्स का पॉजिटिव, कि एक बाजार का बैरोमीटर के रूप में काम करता है। क्या? जैसे दाब बताते हैं ना कि भैया दाब ज़्यादा है कम है, उसी के लिए बैरोमीटर होता है ना, इसी प्रकार से ये जो इंडेक्सेस हैं हमारे बाजार के दिशा और दशा दोनों को बताता है। यदि निफ्टी का इंडेक्स बढ़ जाता है या बीएसई का सेंसेक्स बढ़ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि बाज़ार में बहुत तेज़ी है, लोगों को काम धंधा मिल रहा है, मतलब कि कंपनियां फ्लरिश कर रही हैं। और यदि कम होता है तो मालूम पड़ जाता है भैया कि अभी स्थिति ठीक नहीं है कंपनियों की। यही होता है ना। तो ये सबसे एक प्रमुख बैरोमीटर के रूप में काम करता है।
अच्छा, सूचकांकों के बढ़ने और घटने का कुछ आर्थिक महत्व भी है, समझ गए। अब उस आर्थिक महत्व को समझ लेते हैं। सबसे बड़ा आर्थिक महत्व दृष्टिगोचर होता है कॉर्पोरेट सेक्टर पर। कॉर्पोरेट सेक्टर में जितनी भी हमारी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को मान के चलें आप। टाटा हो गए, बिरला हो गए, रिलायंस हो गई, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपनी, सेल हो गई, ओएनजीसी हो गई, एचपी हो गई, सभी इसको सेक्टर में मान के चलें। अब ये जो सूचकांक है ना, इसका आर्थिक महत्व आपको क्या देखने को मिलता है, ये किस पर चलता है। ये देखो, आपने कई बार देखा होगा कि ओएनजीसी हर क्वार्टरली में अपना रिजल्ट निकालता है कि इस क्वार्टर में हमने कितना लाभ कमाया। यदि सपोज़ करो उसने 20%, 10%, 50% यदि लाभ कमाया तो एकदम से सेंसेक्स बढ़ जाते हैं, है ना, कि पेट्रोलियम के एकदम से सेंसेक्स बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि भैया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, उस पर्टिकुलर कमोडिटी में क्या हो रहा है, व्यापार अच्छा किया इन्होंने और इसमें लाभांश की आशा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा इसका आर्थिक महत्व यही होता है कि ये लाभांश को दृष्टिगोचर कर देता है। कैसे? कॉर्पोरेट सेक्टर में होने वाले भावी लाभांश के संबंध में शेयर बाजार की बदलती हुई अपेक्षाओं को ये क्या कर देता है, प्रतिबंधित कर देता है। तब इसमें क्या होता है दोस्तों, अब सपोज करो इसके दाम बढ़ रहे हैं, है ना, काम बढ़िया चल रहा है, तो आर्थिक महत्व कैसे होगा, मैंने क्या किया, मेरा जो 1000 रुपया था मैंने किस में इन्वेस्ट कर दिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट बता रहा है, इसका इकोनॉमिक इफेक्ट बता रहा है कि ये जो बाजार है फ्लॉरिश कर रहा है ना, ये प्रॉफिट कमा रहा है, तो इस प्रॉफिट कमाने वाले मार्केट में मैं निवेश करूंगा और लाभ कमाने का प्रयास करूंगा। तो ये सबसे बड़ा एक आर्थिक महत्व होता है। दूसरा, भविष्य के लाभांश, यदि आपको लाभांश मिल रहा है तो इससे क्या होता है, शेयर मार्केट आपका बढ़ता है ना। देखो क्या होता है दोस्तों, ये वेटेड एवरेज पे भी काम करता है शेयर बाजार। जैसे सपोज करो 4 प्रोडक्ट है, 1 2 3 4, क्या 4 प्रोडक्ट हैं। हम आधार ले लेते हैं, जैसे निफ्टी का 1000 पे हमने स्टार्ट किया, ये 4 प्रोडक्ट थे। इन 4 प्रोडक्ट का वर्तमान में जो भी चल रहा हो भाव, उस भाव के आधार पर ये भैया 1000 रुपये हमने आधार तय कर दिया कि निफ्टी का जो बेस है वो 1000 पॉइंट पे स्टार्ट हुआ। अब देखो ये एक प्रोडक्ट है और ये 2 3 4। अब ये क्वार्टरली इसने जैसे 10 रुपये इसके शेयरों की प्राइस थी, चारों के 10-10 रुपये शेयरों की प्राइस थी, ये मान लो अब हाइपोथेटिकली। अब हमने देखा कि क्वार्टरली रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट निकाला एक कंपनी ने। इस कंपनी ने बोला साहब हमें 1 रुपये का लाभ हुआ, बी ने बोला साहब हमें 3 रुपये का लाभ हुआ, इसने बोला मुझे 2 रुपये का लाभ हुआ, इसने बोला साहब मुझे 8 रुपये का लाभ हुआ। क्या बोला इसने? 8 रुपये का लाभ हुआ। चलो इसको यूँ कर लेते हैं कि इस तीसरी कंपनी को 1 रुपये का घाटा हुआ, लेकिन 5वीं कंपनी को क्या हुआ, 8 रुपये का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। तो वेटेड एवरेज क्या होता है, ये अकेला 8 रुपये ने क्या बोल दिया कि भैया कि मार्केट फ्लॉरिश कर रहा है। सपोज करो ये स्टील सेक्टर है और ये अदर सेक्टर्स हैं, ये एग्री सेक्टर मान लो आप, और ये आप मान लो कॉटन वाला सेक्टर मान लो, और ये आप मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर मान लो। वैसे स्टील सेक्टर अगर फ्लरिश करेगा तो ऑटोमोबाइल सेक्टर तो पक्का फ्लरिश करेगा ही करेगा, लेकिन इसका हाइपोथेटिकली एग्जांपल मान के चल लेना। मैंने देखा कि स्टील सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर में कमी हो रही है, लेकिन अकेला स्टील सेक्टर में 80% की ग्रोथ होने की वजह से ये सेंसेक्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। चाहे ये कम लॉस में रहा हो और हो सकता है अगर ये भी लॉस में हो तो भी अकेला यही संभाल लेगा, समझ गए। तो ये क्या होता है, भविष्य के लाभांश से शेयर बाजार को ग्रोथ प्रोवाइड करवा देता है। 1000 पॉइंट की जगह ग्रोथ लेता हुआ 1200 1100 जो भी आप फार्मूला इसके अंतर्गत लेके आते हो, कहने का भाव ये है कि एक शेयर में बहुत अधिक बढ़ावा होने से आपका शेयर मार्केट भी अप कर जाता है। क्या कर जाता है, शेयर मार्केट भी अप कर जाता है। वेटेड एवरेज लेते हैं, ये ध्यान कर लिया। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ मैं, जबकि इतनी आवश्यकता आपको है नहीं। और इसके 2014 में एक प्रश्न आया था प्री में, और घूमता फिरता कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसको आदमी आसानी से कर जाता है। लास्ट एक प्रश्न आया था, आई थिंक वेंचर कैपिटलिस्ट से रिलेटेड प्रश्न आया था, वो वैसे ही एलिमिनेट करके हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं थी इस जानकारी की, लेकिन आ गया तो कि उसके लिए हमने देख ही लिया है, समझ गए। और बेसिकली ये करंट से रिलेटेड इसके प्रश्न काफ़ी आते हैं, तो जब हम करंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो वो सारे इकोनॉमिक्स के हम टॉपिक्स ले लेंगे। टॉपिक्स ले लेंगे तो हमने बेसिक तो समझ ही लिया भैया होता क्या है, और इस बेसिक को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे करंट के टॉपिक्स में, ठीक है। आगे देख लेते हैं फटाफट, एक और डिस्कस कर लेते हैं ये टॉपिक। जैसे शेयरों के भाव, ये शेयरों के भाव सब घटते हैं बढ़ते हैं, ये सामान्यतः 2 प्रमुख न्यूज़ पे चलते हैं। एक न्यूज़ आपने सुनी होगी, किसी कंपनी रिलेटेड न्यूज़ सुनी होगी, एक सुनी होगी आपने इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़। अच्छा, कंपनी रिलेटेड न्यूज़ कैसे है, जैसे कि ये हमारा मार्कर है, मार्कर बनाने की अपनी कंपनी है, हमने एक मार्कर बाज़ार में लॉन्च किया,
समझ गए, बाज़ार में लॉन्च किया, और बाज़ार में लॉन्च करते ही इस पर बहुत अच्छी हमें प्रतिक्रिया मिली। क्या बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली, टिकाऊ और बढ़िया प्रोडक्ट था। अब इसकी बढ़िया प्रतिक्रिया से या इसकी सेल बढ़ने से क्या हुआ, पर्टिकुलर मेरी कंपनी का शेयर बढ़ गया, विकास की मार्कर बनाने की कंपनी का शेयर हो के दाम बढ़ गए। तो ये क्या बता रहा है, ये कंपनी रिलेटेड न्यूज़ है। अच्छा, ये सारी जो कंपनी रिलेटेड न्यूज़ आती हैं, ये जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये कौन सा एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट, व्यष्टि आर्थिक घटक बोलते हैं। समझ गए, माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट, किसी भी कंपनी रिलेटेड कोई बढ़िया न्यूज़ आती है, कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट निकाला जो फेल हो गया, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी के यदि दाम घटते हैं तो उसका भी शेयर मार्केट में प्रभाव पड़ता है। या यूँ बोल लीजिए, जैसे नैनो कार निकाली थी भाई साहब टाटा ने, और टाटा ने नैनो कार निकाली, अब नहीं चली, ठीक है, उसका प्रमोशन थोड़ा गलत हो गया था, उसको सस्ती कार बताने के चक्कर में वो इतनी नहीं बिकी, कार तो ठीक थी, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं चला तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा शेयरों में, टाटा के शेयर्स में डिप आया। और ये कौन सा रिलेटेड इशू है, ये कंपनी रिलेटेड इशू है, किसी पर्टिकुलर कंपनी में ये इसका इफेक्ट पड़ा है, इसीलिए कौन सा इसमें इकोनॉमिक एलिमेंट काम कर रहा है, माइक्रो, व्यष्टि आर्थिक घटक काम कर रहा है। अच्छा, दूसरे शेयरों के भावों पे किसका प्रभाव पड़ता है, एक होता है इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़, मतलब कि आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी न्यूज़ आती है उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका बजट है, मुझे बताओ बजट का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता, सपोज करो टाटा पे भी पड़ेगा बजट में, यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने कोई पॉजिटिव स्टेप लिया तो महिंद्रा को भी लाभ होगा, मारुति को भी लाभ होगा, ऑटोमोबाइल संपूर्ण सेक्टर को लाभ होगा। इसीलिए इस प्रकार के जो घटक आते हैं, बजट हुआ, या टैक्सेस में आपने कोई चेंजेस कर दिए, टैक्स की रेट में कोई चेंजेस कर दिए, तो ये टैक्स की रेट में जो चेंजेस किया आपने, ये चेंजेस तो संपूर्ण उस स्ट्रक्चर के लिए काम में आएगा ना। आपने जैसे स्टील पर जीएसटी दर कम कर दी, तो संपूर्ण आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका सेगमेंट है आर्थिक क्षेत्र का, उस पर पूरा प्रभाव पड़ जाएगा। और ये क्या बता रहा है, ये जो घटक होता है ये हमारी समष्टि आर्थिक घटकों में कहलाता है, और इसीलिए कहलाता है ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर या पर्टिकुलर किसी कंपनी पर रिलेटेड नहीं होता, ये संपूर्ण उस सेक्टर पर रिलेट करता है या संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, समष्टि आर्थिक घटक बोलते हैं। और व्यष्टि और समष्टि आर्थिक व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में बड़ा विस्तार में पढ़ा है। एनसीईआरटी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे उसमें तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमने डिस्कस किया था। ये दो चीज़ समझ गए, नेक्स्ट उठा लेते हैं। इसमें देखो, इसमें कई छोटी छोटी बातें हैं जो मैं स्किप नहीं करना चाहता आपसे। ये छोटी छोटी बातें मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें नॉलेज दे देगी इस सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं भैया। एट लास्ट जो हमने शेयर बाजार के बारे में समझा, अब उसकी जो प्रमुख एक संस्था है जो इतने बड़े शेयर बाजार को नियंत्रित करती है, गड़बड़ियों को रोकती है, कानून को लागू करवाती है, वह संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये गैर संवैधानिक संस्था है, समझ गए, स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कि संसद के कानून के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और 1992 में इसको वैधानिकता दर्जा प्राप्त हुआ था, अध्यादेश के द्वारा ऑर्डिनेंस निकाल के किया गया था। हेड ऑफिस मुंबई में ही। देखो, इससे कुछ कार्य हैं, ये बेसिकली फैक्ट बेस्ड ज़्यादा हैं। आप इसको वैसे जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है, ये जो कार्य इन्फ्लुएंस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस वो कीवर्ड्स में मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो पहला काम भाई नियंत्रित और विनियंत्रित करना, किसको करना, शेयर मार्केट को करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। दूसरा, शेयर बाजार में यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उन गड़बड़ियों को रोकना और जो कानून बनाए उन कानूनों को लागू करना, दूसरा कार्य। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट काम में से तीसरा एक कार्य होता है भैया, आपके यहाँ जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका विश्वास बनाए रखना। यदि उनका विश्वास डगमगा गया तो फिर शेयर मार्केट को टूटने से, धराशायी होने से कोई नहीं बचा सकता। तो विश्वास बिल्ड कौन करवा रहा है, ये सेबी बिल्ड करवा रहा है, समझ गए। और उसको संरक्षण भी प्रदान करना, निवेशकों को भैया कहाँ सुनवाई हो, अल्टीमेटली वो सेबी में जाके सुनवाई कर सकता है कि सर मेरे साथ इस कंपनी ने और यहाँ पर मार्केट में गड़बड़ी हुई है, तो संरक्षण भी प्रदान कराता है, निवेशकों को विश्वास में लेना और संरक्षण प्रोवाइड कराना। चौथा, देखो जो भी आपके स्टॉक ब्रोकर हैं, कोई ट्रस्ट हैं या आपके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स वगैरह हैं, दलाल, और आप जिनको आप बोलते हैं
तेजड़िया, मंदड़िया, ये सारे जितने भी डेफिनेशंस हैं, ये सब का रजिस्ट्रेशन जहाँ पर होता है वह करने वाले कौन है? सेबी। और सेबी में आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। समझ गए? पांचवा, ये क्या होता है दोस्तों, कई संगठन होते हैं, है ना, जो ये सेबी से एसोसिएटेड होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले कई इंस्टीट्यूट हो गए, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे, जैसे कि जो शेयरिंग में डील करते हैं, बेचने और खरीदने में डील करते हैं, ऐसे संगठनों को प्रोत्साहन देने का काम भी सेबी करता है। अगला, म्यूचुअल फंड, सामूहिक निवेश की योजनाओं को नियमित करना और पंजीकृत करना। देखो जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, म्यूचुअल फंड क्या करती है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन 10 रुपये कर सकता हूँ, लेकिन किसी कंपनी का शेयर ही 100 रुपये का है तो क्या होगा, तो मेरे जैसे 10 लोग मिल जाते हैं और 10-10 रुपये इकट्ठा करके वह म्यूचुअल फंड कंपनी उन 10 लोगों का 100 रुपये उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देती है और अपने जो सेवा का शुल्क ले लेती है और बाकी जो लाभ होता है वो इन्वेस्टर्स को दे देती है। म्यूचुअल फंड का काम होता है। और मेरे को इतनी समझ भी नहीं होती भैया कि आम आदमियों की इतनी समझ नहीं होती कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ करें। तो म्यूचुअल फंड एक सस्ता और एक सुलभ साधन आज के समय में प्राप्त हो जाता है। समझ गए कि भैया किसी को शेयर मार्केट में करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो। और म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जो बड़े शेयर मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं, कैसे उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी म्यूचुअल फंड का जो प्रोजेक्ट होता है या पैकेज होता है उसको उनको प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आना होता है। तो ये एक बड़ा साधारण होता है कि आम आदमी म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन म्यूचुअल फंड का पंजीकरण कहाँ होगा, सेबी के माध्यम से, सेबी के पास होगा। अगला, प्रशिक्षण देना और शिक्षा का काम भी करता है। देखो यदि मुझे शेयर मार्केट में काम धंधा करना है तो इनके डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं, 7 दिन के, 15 दिन के, 1 माह के, 6 माह के, जिसके माध्यम से मैं शेयर मार्केट के बारे में जानकारी हासिल कर सकता हूँ। और शिक्षण का काम तो करता ही, अवेयर करता ही रहता है। कई बार आपके टीवी में ऐड आता है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा लिखा हुआ था, ये सेबी के डायरेक्शंस की आपको देना ही पड़ेगा ये लिख के। अच्छा, सेबी अमेंडमेंट एक्ट 2002, हाँ एक और ध्यान रखना कि सेबी जो बना था 2002 में, इसको कानूनों को लागू करवाने और धोखाधड़ियों को रोकने के लिए इसको अतिरिक्त शक्ति प्रदान की गई थी, और जिसके माध्यम से ये इस प्रकार की गड़बड़ियाँ यदि देखता है तो कठोर दंड या सज़ा का प्रावधान भी कर सकता है। जहाँ पहले 1 लाख 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का इसको अधिकार था, वहाँ भी 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता था। शेयर बाजार को मान्यता भी यही प्रदान करती है। इसी एक्ट में 2002 में इसको एडिशनल ताकत दे दी थी कि अब यदि कोई, जैसे हमारे राजस्थान में जयपुर में कोई रीजनल शेयर मार्केट गठित होता है तो उसमें भी आपको मान्यता कौन देगा, सेबी देगा। ये 2002 में इसको अन्य पावरों में दिया गया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कि आप कोई कॉर्पोरेट जो भी कार्य प्रणाली अपना रहे हो वो इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि निवेशक को आप में विश्वास हो। अब इसमें देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको ध्यान आ जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जैसे टॉप की जो बॉडी होती है ना, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, वो सारे जो ऊपर की इकाई होती है मेन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें क्या होता है, कई कंपनीज़ में प्रमोटर और उनका जो डायरेक्टर होता है, एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सेम ही होते हैं, है ना। अब वो जब सेम होते हैं तो इनका कहना ये था कि यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपको 50% मेंबर वह रखने पड़ेंगे जो आपसे और आपकी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं हो। आप बाहर से किसी नॉलेजेबल पर्सन को ले लीजिए, वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रहती है, मतलब आम अपने निवेशकों में से या आम जनता में से आपको 50% भागीदारी अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में लेनी पड़ेगी। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत सेबी 2002 में इसको अतिरिक्त ताकत दी गई थी, उसके बारे में बातचीत है। सेबी के बारे में ये और देख लो, मुंबई भाई 88, अच्छा ये 88 और 92 में हमने चर्चा कर ली, ये सेबी के बारे में आपने जानकारी ले ली। इसके अलावा बाकी और आपको विशेष व्योमकेश बख्शी बन के इसकी बाल की खाल निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। जब करंट अफेयर्स में अपने सेंसेक्स, सेबी या शेयर बाजार से रिलेटेड कोई भी टर्मिनोलॉजी आएगी या कोई न्यूज़ आएगी तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम इंश्योरेंस को भी साथ साथ ले लेंगे, इंश्योरेंस के बारे में समझ लेंगे, म्यूचुअल फंड का कुछ थोड़ा सा पार्ट है उसको भी दोबारा देख लेंगे। एक लेक्चर के बाद में जो इसके बाद का हमारा तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति स्टार्ट कर देंगे।